नमस्कार किसान भाइयों, मैं अमर चढ़ार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्री प्लेटफॉर्म में। किसान भाइयों, आज हम आपको मिलवाने वाले हैं अनवय जी से। नमस्ते। अनवय जी MSc एग्रीकल्चर हैं और ये अश्वगंधा के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और इनका जो डिपार्टमेंट है वो PSME है। ये अभी अश्वगंधा के बारे में आपको बताएंगे किस तरीके से अश्वगंधा की वैज्ञानिक खेती आप कर सकते हो और अच्छा लाभ कमा सकते हो। तो अनवय जी, सबसे पहले आप हमको ये बताइए, जो PSME डिपार्टमेंट है उसके बारे में बताइए कि उसमें क्या क्या पढ़ा जाता है। तो अमर जी, PSME जो डिपार्टमेंट है उसमें प्लांटेशन, स्पाइसेस, मेडिसिनल, एरोमेटिक की जितनी भी फसलें हैं और उनका कल्टीवेशन, उनकी फार्मिंग के बारे में हम पढ़ते हैं। प्लांटेशन फसलें जैसे कोकोनट, एरेका नट, कोकोआ, ये जो फसलें हैं वो प्लांटेशन में आती हैं। फिर उसके बाद हम बात करें स्पाइसेस की, जो मसाला वाली फसलें हैं जो आमतौर पर हम खाने में स्वाद के लिए और खाने में सुगंध के लिए यूज़ लेते हैं, वो जो क्रॉप्स हैं स्पाइस में हम कल्टीवेट करना सीखते हैं, उनका मैनेजमेंट करना सीखते हैं। फिर आती है औषधीय फसलें, मेडिसिनल क्रॉप्स। मेडिसिनल क्रॉप्स जो कि स्वास्थ्य लाभ के लिए अच्छी होती हैं, उनकी जो फार्मिंग है वो हम इस मेडिसिनल फार्मिंग में यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद आता है एरोमेटिक, जिनके भी जो भी फसलें हैं जो कि एरोमा के लिए और एसेंशियल ऑयल, जिनका ऑयल निकलता है तेल, उसके लिए यूज ली जाती है, वो एरोमेटिक क्रॉप्स में आती है। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो अश्वगंधा की खेती है उसके बारे में। ये तो किसान भाई जानते हैं कि उससे फायदा बहुत होता है, अच्छा लाभ मिलता है, लेकिन किसान भाइयों को ये पता नहीं होता है कि इस अश्वगंधा को किस एरिया में उगा सकते हैं, उसके लिए किस तरह की जलवायु की आवश्यकता होती है। तो अनवय जी, आप हमको ये बताइए कि अश्वगंधा को उगाने के लिए किसान भाइयों को किस तरह की मिट्टी की आवश्यकता होती है, किस तरह की जलवायु की आवश्यकता होती है, कहाँ पर ये उसको उगा सकते हैं। देखिए किसान भाइयों, इसमें जो जलवायु की आवश्यकता है, वो जो टेम्परेचर है, इसका जो तापमान है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस में, ये जहाँ पे जो तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस है वहाँ ये आसानी से उगाई जा सकती है। और मेनली जो है मुख्यतः राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात के जो ये इलाके हैं जो कि नॉर्थ इंडिया का जो रीजन है, उनमें ये आसानी से उगाई जा सकती है, पर शर्त है कि वहाँ का जो तापमान है वो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस रहे। और सर, हमको ये बताइए आप कि जो इसमें आवश्यकता होती है बरसात की, तो यानी कितनी वर्षा होनी चाहिए? ज़्यादा वर्षा वाले इलाकों में इसको उगा सकते हैं या फिर कम वर्षा वाले इलाकों में उगाना चाहिए? तो उसके बारे में भी आप हमको बताइए। साथ ही आप हमको ये भी बताइए कि इसका सॉइल जो होती है किस तरह की मृदा होनी चाहिए और उसके क्या pH होना चाहिए। देखिए, जो मुख्यतः जो इसको बारिश की कम आवश्यकता होती है, क्योंकि ये औषधीय फसल है। औषधीय फसलों में पानी की कम आवश्यकता होती है क्योंकि ये पहले से ही जंगली होती है, इसलिए इनमें पानी की आवश्यकता कम है। तो ज़्यादा बरसात वाले इलाकों में ये नहीं लगती है क्योंकि फिर इसमें जड़ गलन की समस्या भी आती है। इसलिए कम बरसात और थोड़ी बहुत जो बरसात, जो मीडियम बरसात वाले इलाके हैं, उनमें इनकी अच्छी होती है। 300 से 350 mm वाले बरसात वाले जो क्षेत्र हैं, उनमें इसकी फसल अच्छी होती है। और अनवय जी, मैंने आपसे पूछा था कि आप इसकी सॉइल के बारे में भी बताइए, तो आप सॉइल के बारे में बताइए। मृदा इसको दोमट मृदा में बहुत अच्छी होती है जी। और बाकी जो इसकी जो मृदा की जो वो रिक्वायरमेंट है जी, जो जरूरत है, वो इतनी कोई नहीं है क्योंकि ये एक जंगली फसल है। हाँ। तो किसी भी प्रकार की मृदा में जहाँ जल भराव ना होता हो जी, वहाँ ये आसानी से हो सकती है। pH इसका? तो pH मान रहेगा इसका वो 7 से 8। अच्छा, यानी थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। थोड़ा सा 7.5 से 8 के बीच में pH इसका ठीक रहता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं टिलेज की। किसी भी यानी खेती को करने से पहले, जैसे अनवय जी, खेत की तैयारी की जाती है, तो खेत की तैयारी हमको अश्वगंधा के लिए किस तरह करनी चाहिए? 1 से 2 गहरी जुताई हम कर सकते हैं। या तो आप जो जुताई है वो ग्रीष्मकालीन करें ताकि जो इंसेक्ट का जो प्यूपा वगैरह है उसका वो मर जाए, हानिकारक जो कीटाणु है वो मर जाए ग्रीष्मकालीन जुताई में। फिर 1 से 2 जुताई करी अपन ने, फिर उसके बाद उसी के साथ हम खाद भी मिला सकते हैं। 10 से 12 टन गोबर की अच्छी से डिकम्पोज हुई खाद, जो गली हुई खाद है, वो हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद इसकी बुआई का अपन यानी किस समय पे करनी चाहिए? कौन सा समय इसका उचित होता है? बुआई का जो इसमें मुख्यतः समय है वो जून जुलाई के समय में, खरीफ सीजन में इसको आप
खरीफ जो सीजन है उसमें कर सकते हैं। तो उस समय तापमान का कुछ रहता होगा कि किस तापमान को ध्यान में रखते हुए? तापमान इसका जो है बुआई के टाइम 20 से 25 डिग्री सेल्सियस जो है रहना चाहिए। अच्छा, तो जो बुआई करने का तरीका है अनवय जी, वो क्या होता है? मतलब ब्रॉडकास्टिंग से करते हैं या फिर अपन लाइन स्विंग वगैरह क्या करते हैं इसका? अगर किसान के उस पे बात की जाए, किसान के पर्सपेक्टिव से बात की जाए, जी, किसान के तौर पर मैं बात करूँ तो ब्रॉडकास्टिंग जो है उनके लिए फायदेमंद रहती है। ब्रॉडकास्टिंग से ठीक रहता है। बाकी आप लाइन टू लाइन सोइंग अगर करना चाह रहे हैं, लाइन टू लाइन बुआई अगर करना चाह रहे हैं जी, तो उसमें 30 सेंटीमीटर जी, रो से रो, मतलब क्यारी से क्यारी की जो डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर रहेगी। और प्लांट से प्लांट, मतलब पौधे से पौधे की दूरी जो है वो 10 सेंटीमीटर, 7 से 10 सेंटीमीटर हम रख सकते हैं। जी। बहुत ही अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं हमको। तो आप हमको ये भी बताइए कि हमको कितनी बीज की आवश्यकता होती है, कितनी बीज दर लगती है प्रति एकड़? यानी कि अगर किसान भाई 1 एकड़ के खेत में अश्वगंधा लगाना चाह रहा है तो उसको कितनी बीज की आवश्यकता होगी और किस तरीके से उसको बीज उपचार करना चाहिए? अगर प्रति हेक्टेयर की बात करें तो बीज की जो आवश्यकता है वो 10 से 12 केजी प्रति हेक्टेयर है। और 1 एकड़ की बात करें तो 5 से 7 किलो प्रति एकड़ आप बोल रहे हैं। प्रति एकड़ जो है वो आप लगा सकते हैं। और स्थित अगर आपको लाइन टू लाइन सोइंग करनी है जी, तो आप इस फसल में 5 केजी ही सीड लगेगा, ज्यादा सीड नहीं लगेगा। तो अनवय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा जो अश्वगंधा का बीज उपचार होता है वो किस फंगीसाइड से करना चाहिए? तो मेनली इसका जो सीड ट्रीटमेंट है वो मैनकोजेब और कार्बेंडाजिम से करते हैं। और साफ नाम का एक फंजीसाइड है जो मार्केट में अवेलेबल है, उससे हमें जी। करना चाहिए। यदि हम इसकी मात्रा की अनवय जी बात करें तो आप प्रति केजी यानी जो सीड अपन लोग ट्रीट करते हैं उसमें कितनी तो मात्रा? 2 ग्राम मात्रा इसकी प्रति केजी हम यूज कर सकते हैं। जी, जी। तो ये तो हुई किसान भाइयों बीज उपचार की बात और बुवाई की बात। अब हम बात करते हैं इसमें जो इरिगेशन करते हैं, जो सिंचाइयाँ करते हैं, कितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है? सिंचाई की आवश्यकता एक तो बुआई के जस्ट बाद बुआई करते ही हमको सिंचाई दे देनी चाहिए। फिर उसके बाद 15 दिन, हाँ। बुआई के 15 दिन, ताकि जो फुटान है, जो बीज जो जर्मिनेट हो जाए जी, तब हमें करनी चाहिए। फिर उसके बाद जो है 30-30 दिन के अंतराल में सिंचाई करते हैं, पौधे को देखकर कि पौधे में ज़्यादा सूख तो नहीं रहा है पौधा, मिट्टी सूखी हुई है, मिट्टी की कंडीशन देख। वैसे मैं ये बता दूं कि इसमें जो है पानी की जो आवश्यकता है वो इतनी नहीं रहती है, कम पानी की आवश्यकता है। तो इसमें कम पानी अपने को देना है ताकि जो जड़ गलन की इसमें समस्या आती है वो कम रहे। तो अनवय जी, आप हमको ये बताइए जो अश्वगंधा की खेती करते हैं उसमें मेजर प्रॉब्लम क्या आती है? मेजर प्रॉब्लम जो है, मेजर डिजीज रोग आता है इसमें, वो डंपिंग ऑफ का आता है, जड़ गलन का। जी, और लीफ स्पॉट, हाँ। लीफ पे जो है वो स्पॉट्स आ जाते हैं। जी। तो अनवय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये आपने जो समस्याएं बताई, जो बीमारियां बताई, इन बीमारियों के नियंत्रण के लिए किसान भाई क्या कर सकते हैं? इन बीमारियों के नियंत्रण के लिए आप रेडमी गोल्ड और नाम से एक फंजीसाइड आता है, और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के जितने भी फंजीसाइड हैं आप किसी भी कंपनी का यूज कर सकते हैं। जी। तो इनको मेनली जो है 600 ग्राम जो है, हाँ। प्रति 200 लीटर में हाँ। आप मिला के इसको छिड़काव कर सकते हैं। और प्रति लीटर की बात करें तो 2 ग्राम आप यूज कर सकते हैं। जी। तो ये होगी किसान भाइयों, यदि आपके खेत में लीफ स्पॉट बीमारी देखे अश्वगंधा में या फिर डंपिंग ऑफ की समस्या आए तो आप इन 2 फंगीसाइड का उपयोग कर सकते हो जो अनवय जी ने हमको बताया। अब हम अनवय जी से जानना चाहेंगे कि इसमें जो इंसेक्ट होते हैं उनकी क्या कंडीशन रहती है, कौन कौन से इंसेक्ट इनमें आते हैं? मेनली ये जंगली पौधा होने के कारण इसमें इंसेक्ट पेस्ट की समस्या नहीं आती है। यही इसका मुख्य है कि इसमें समस्याएं कम है और मुनाफा ज्यादा है। इस वजह से किसान आजकल जो है इसको उगाना पसंद कर रहे हैं। जी, जी, जी। तो जैसा कि अनवय जी बता रहे हैं कि इसमें फ़ायदा ज़्यादा है, खर्चे कम हैं और मेहनत भी कम लगती है। तो अनवय जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो फसल है ये कितने दिन में तैयार हो जाती है और कितने दिन की अवधि की फसल है? ये 150 से 180 दिन की अवधि की फसल है। और जो इसके पकने का जो कैसे पता लगेगा कि ये पक गई है, तो इसमें जो बेरी आती है ऊपर, जो फल आता है इसका, ये इस कवर में आता है, इस कवर में रहता है।
और ये जो आपको हरी जो बेरी दिख रही है, ये येलो पीली से लाल हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो क्रॉप है वो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो गई है, मतलब तुड़ाई के लिए तैयार हो गई है। जी, तो अब अनवय जी हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हार्वेस्टिंग का तो आपने बता दिया कि जब बेरी लाल हो जाए तब उसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो हार्वेस्टिंग करने के बाद किसान भाइयों को इससे उत्पादन कितना मिलता है? किसान भाइयों, इससे उत्पादन जो है प्रति हेक्टेयर की हम बात करें जी, तो 5 से 7 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मिलता है। और प्रति एकड़ की बात करें तो थोड़ा उससे कम हो जाएगा, क्योंकि हेक्टेयर से थोड़ा एकड़ कम होता है। तो एकड़ के हिसाब से बात करें तो 3 से 4 क्विंटल प्रति एकड़ आप इससे उपज ले सकते हैं। अच्छी उपज हम कहें बात करें तो अच्छी उपज यानी कि अच्छे से आपने उसको खेती की है और ध्यान दिया है, तो आप 4 क्विंटल तक यानी कि प्रति एकड़ आप ले सकते हो। यदि अनवय जी हम इसकी मार्केट रेट की बात करें तो ये मार्केट में किस भाव जाता है? मार्केट में जो इसका भाव चल रहा है वो 25 से 30 हजार प्रति क्विंटल इसका भाव चल रहा है प्रति क्विंटल। नीमच मंडी की बात करें। नीमच मंडी में 25 से 30 हजार। तो किसान भाइयों, आप जैसे कि अनवय जी ने बताया कि इसका 25 से 30 हजार प्रति क्विंटल इसका भाव चलता है, तो कितनी भी लागत लगे अनवय जी तो ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 हजार रुपये। 25 से 30 हजार रुपये जो लागत है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लग जाती है, इससे ज़्यादा लागत इसमें नहीं आती। और आपने जैसे कि बताया कि 1 हेक्टेयर खेत से आपको 7 क्विंटल यील्ड मिलती है, उपज मिलती है, और 1 एकड़ की बात करें तो 3 क्विंटल मिलती है। तो 3 क्विंटल का अगर हम 25 के हिसाब से लगाएंगे तो 25 30 या 75 यानी कि 75 हजार रुपये की आपकी यानी कि उपज हो जाती है ना। और उसमें खर्चा कितना हो जाता है? ज़्यादा से ज़्यादा 20 हजार। 20 से 25 हजार। 20 हजार, तो 50 हजार रुपये 6 महीने में किसान भाइयों आप आसानी से कमा सकते हो। तो ये जो अनवय जी ने हमको ये जानकारी दी अश्वगंधा की, बहुत ही अच्छी और सटीक जानकारी दी। तो अनवय जी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे इस चैनल में आए और हमारे किसान भाइयों का मार्गदर्शन किया। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे। तो मिलते हैं किसान भाइयों आपको फिर से अगली वीडियो में। और यदि आप चाहते हो कि मैं आपके लिए इस तरह की और वीडियो लाते रहूं, प्लांटेशन क्रॉप के बारे में, एरोमेटिक क्रॉप के बारे में, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के बारे में, तो आप हमारे इस चैनल पर बने रह सकते हो। किसान भाइयों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी।